नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में और दीपिका पांडे हाजिर है आपके साथ एक बार फिर से। आज हम आपको ले आए हैं क्राइस्ट चर्च ऑफ कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल राकेश छत्री जी से मिलवाने। आज हम कुछ नए मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। धन्यवाद। राकेश जी, कल CNI डे था तो सभी चर्चों में CNI डे मनाया गया, तो क्या आपने मनाया? क्योंकि आपको जो है एंटी CNI घोषित कर दिया गया है, तो क्या आपने मनाया? हमें एंटी CNI घोषित करने वाले जो खुद एंटी CNI हैं, उनकी वजह से हम CNI डे नहीं मनाएंगे, ऐसा सोचना गलत है। और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया हमारा है और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो ये डे मनाते हैं हम, जो 1970 में बना ये, तो हम लोग ने बहुत धूमधाम से ज़ोर शोर से एपिफेनी चर्च लखनऊ में सेलिब्रेट करा और पूरा चर्च भरा हुआ था। बहुत अच्छी गैदरिंग रही, तो इन शॉर्ट बहुत अच्छे से मनाया। ये व्हाट्सएप और फेसबुक मतलब सोशल मीडिया पर CNI को इलीगल बताया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मतलब किया गया है, बताया गया है कि CNI इलीगल है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और कल मैंने अपने चर्च में भी इसको बोला, समझाया लोगों को कि जो ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं कि CNI जो है वो इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी घोषणा कर दी अपने जजमेंट में 2013 में। तो इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि CNI का फॉर्मेशन इलीगल नहीं है, और इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और आपके माध्यम से हम CNI की कलीसिया से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट का जो हवाला दे रहे हैं विनोद माल्या वाला, कि विनोद माल्या वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में CNI का फॉर्मेशन को इलीगल घोषित कर दिया। इस केस का नंबर है 8800/2013। आप जानते हैं आज की डेट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि जैसे ही जजमेंट होता है 2 या 3 दिन में या कभी कभी उसी दिन वो अपलोड हो जाता है, और आप नेट के ज़रिए आप जब साइट पे जाएंगे कोर्ट की, और आप नंबर जैसे ही फाइल आपका केस नंबर आप उसमें प्रिंट करेंगे सन के साथ, पूरा जजमेंट आपके नज़र के सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो मेरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की समस्त कलीसिया से ये मेरा अनुरोध है कि आप ये ज़रूर से नंबर को नोट कर लें, और जब आपसे कोई ये कहता है कि CNI को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में मालविया केस में अवैध घोषित कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया, तो आप उससे ये प्रिंट आउट आपको तुरंत आप अपने स्क्रीन में निकाल के उसको ये पूछिए कि अब ये बताओ कि इस पूरे ऑर्डर में CNI इलीगल है, ये कहाँ लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ CNI सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ पे लिख दिया कि ये इलीगल है? आप कैसे कह रहे हो? इसके लिए अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे पूरा, एक बार फिर मैं मुखातिब हो रहा हूँ अपनी CNI कलीसिया के। एक्चुअली होता क्या है कि 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं हर डिनोमिनेशन में, चाहे आप CNI के हो, चाहे आप मेथोडिस्ट के हो, कहीं के हो। एक वो जो डायरेक्टली संस्था से जुड़े रहते हैं, मतलब संस्था में ही काम कर रहे हैं। जैसे हम संस्था में काम कर रहे हैं, डायसीज में काम कर रहे हैं, CNI में काम कर रहे हैं। मेरा बेटा मान लीजिए डॉक्टर है, तो वो मेंबर तो CNI का है, लेकिन डायरेक्टली वो CNI में नहीं है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा वहाँ। तो यानी कि एक जो डायरेक्टली डायसीज में काम कर रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे डायसीज के हॉस्पिटल्स में हो। एक है कि जो मेंबर हैं CNI के लेकिन काम कहीं और कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कहीं और काम कर रहे हैं उनको डायसीज में होने वाले कोर्ट केसेस के बारे में, चाहे वो लोअर लेवल के हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट लेवल के हों, उनको उसकी जानकारी होना इतना आसान नहीं होता क्योंकि उनकी फील्ड ही नहीं है, वो हैंडल ही नहीं कर रहे हैं। अब जो डायसीज में काम कर रहे हैं सभी उसमें, जैसे हमारे स्कूल में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में जो स्टाफ है ये डायसीज में काम कर रहा है इनडायरेक्टली स्कूल के ज़रिए। तो हैंडल कोर्ट केस कौन कर रहा? मैं कर रहा हूँ, टीचर्स तो कर नहीं रहे। तो ये उन्हें भी नहीं मालूम। मैं यहाँ 2006 में आया, उससे पहले तक मैं झांसी में 10 साल रहा, तो डायसीजन लेवल के जो केसेस चल रहे थे तब तो मुझे भी नहीं मालूम थे।
चूँकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, हैंडल नहीं कर रहा था। जब मैं यहाँ आया तब मुझे ये पता पड़ा कि भाई ये कोर्ट केसेस में पार्टीज़ कौन कौन है, फिर किस पार्टी ने क्या WS दिया, फिर क्या कोर्ट ने निर्णय लिया, क्या हमने उसमें किया, ये धीरे धीरे मुझे पता लगा। तो ये केस की जिसकी बात की जाती है हमेशा रेफरेंस देते हैं 2013 में CNI को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। ये सरासर निराधार है, गलत है और ये झूठ बोलते हैं। अब इस जजमेंट को अगर आप देखें, ये 35 पेज का जजमेंट है। आप देखें, आप चाहे तो मैं आपको अभी आपको नंबर दूंगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 35 पेज में 34 पेज जो हैं शुरू के 1 to 34 पेजेस, इसमें सिर्फ पीछे क्या हुआ वो ऑब्जर्वेशन है, उस पे बहस चली। अब थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं और अपने यहाँ जो हमारे CNI के मेंबर्स हैं उनको भी बता दें तो उनकी जानकारी के लिए कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 6 बड़े डिनोमिनेशन से मिल के बना। ठीक है, डिनोमिनेशन तो हमारी कलीसिया जानती है कि 6 कौन कौन से हैं। उनमें से एक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च, ये गुजरात में है। और ये चर्च जो था, जितने भी 6 बड़े डिनोमिनेशंस मिले, वो चर्चेज जो थे वो रजिस्टर्ड, उनमें से 5 जो थे रजिस्टर्ड नहीं थे, अनरजिस्टर्ड चर्च थे वो। लेकिन ये एक जो कंपोनेंट था फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च, ये रजिस्टर्ड बॉडी थी। अब चर्च हर डिनोमिनेशन का, जैसे एंग्लिकन चर्च, जैसे UCNI, जैसे बैप्टिस्ट, इन सब के अपने अपने ट्रस्ट थे। तो विलय जो हुआ चर्चेस का, इन 6 में से 5 चर्चेस का जो विलय हुआ वो फेथ पे हुआ। तो चर्च में फेथ पे तो कोई टेक्निकल इशू आता ही नहीं, हम विश्वास करते हैं। अब यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, तो इसमें कोई टेक्निकल हमें कहीं से एविडेंस और कहीं से हमारे ऊपर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ मटीरियल आता है, मटीरियल मीन्स प्रॉपर्टी आ गई, जहाँ इंस्टीट्यूशंस आ गए, जहाँ हॉस्पिटल्स आ गए, वहाँ पे हमें जो सरकारी तंत्र है, जो लॉ है, वो एप्लीकेबल होता है। तो यानी कि वहाँ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे आपका एंग्लिकन चर्च, तो एंग्लिकन चर्च का विलय हुआ, लेकिन एंग्लिकन चर्च के जो प्रॉपर्टी थी वो इंडियन चर्च ट्रस्ट देखता है, जिसका हेड ऑफिस आप सब जानते हैं कि कलकत्ता में है, और कलकत्ता का बिशप उसका चेयरमैन होता है। ठीक है, तो विलय जो है ICT जो प्रॉपर्टीज़ थी इनका नहीं हुआ, इसमें चर्च का हुआ, बाय फेथ हुआ। इसी तरीके से बाकी 5 थे, उन सारे चर्चेस का था, क्योंकि वो चर्चेस जो 5 डिनोमिनेशन थे वो उनके चर्च अलग थे और प्रॉपर्टी का ट्रस्ट अलग था। तो ट्रस्ट का विलय नहीं हुआ। ट्रस्ट आज भी हैं, उनके हेड ऑफिसेज हैं, आज भी वो फंक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो इनमें कोई इशू नहीं आया, क्योंकि विलय हुआ सिर्फ चर्चेस का बाय फेथ। इसमें ये दिक्कत आ गई कि ये चर्च भी अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड बॉडी थी। ठीक है, तो जैसे ही ये बना 1970 में इसका विलय हो गया, तो हर जगह आप जानते हैं कि जब लोग असंतुष्ट हो जाते हैं या स्वार्थ आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो अपना ग्रुप बनाने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक गुट बनेगा तो उसके ऑपोजिशन में दूसरा गुट भी बनेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ हुआ कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च में एक ग्रुप खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई हम CNI के इस विलय को नहीं मानते और हम जो हैं, हमारा चूँकि ऑलरेडी ट्रस्ट है और हम इसे अलग ही रखेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो दूसरा ग्रुप जो था उसने कहा नहीं, ये विलय जो है ये हमने और आपने नहीं करा है, ये एक लंबे प्रोसेस के तहत आया और जो हमारे सीनियर्स थे, हो सकता हमारे रिश्तेदार भी हों उसमें, तो उनके द्वारा एक प्रॉपर रेजोल्यूशन से हमने ये बना है, तो हम तो जुड़े रहेंगे। यानी कि वहाँ 2 घटक हो गए सिर्फ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च में, और किसी डिनोमिनेशन में, चूँकि और डिनोमिनेशन में विलय में प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं थी, यहाँ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, इसीलिए ये आ गया। अब जब ये आपस में संघर्ष बढ़ गया
तो ये ग्रुप जो कह रहा था कि हम इस विलय को नहीं मानते हैं, वो कोर्ट चला गया। अब जैसे हमारे यहाँ रजिस्ट्रार कंपनी चिट फंड सोसाइटी होता है, जो सोसाइटीज़, हमारी स्कूल सोसाइटी भी वहाँ रजिस्टर्ड है, जितनी भी संस्थाएं हैं वो सोसाइटी से चलती हैं, और सरकारी विभाग है ये चिट फंड एंड सोसाइटीज़। तो जो रजिस्ट्रार की हमारे यहाँ लेवल है, वही लेवल महाराष्ट्र में चैरिटी कमिश्नर का होता है। यानी कि जिस तरह हमारे यहाँ सोसाइटी से संबंधित कोई केस आएगा तो पहली कोर्ट होगी रजिस्ट्रार की कोर्ट। हम डायरेक्ट सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, तो पहली कोर्ट ये। ठीक उसी प्रकार गुजरात में पहली कोर्ट थी चैरिटी कमिश्नर की कोर्ट। तो वो लोग गए, उन्होंने कहा साहब ये देखिए, ये ऑलरेडी हम एक रजिस्टर्ड बॉडी हैं और इन्होंने हमें मर्ज कर दिया। अब मर्ज काहे में करा कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एसोसिएशन पुरानी ट्रस्ट है, इनकी इस ट्रस्ट को उस ट्रस्ट में डिनोमिनेशन को जब मर्ज हुआ तो ये प्रॉपर्टी उसमें मर्ज हो गई। तो उन्होंने कहा कि एज़ पर सोसाइटी बाय लॉज और सोसाइटी एक्ट, ये आप भी जानते हैं, एक तो ये लॉ है और इसमें यह है कि कोई भी दो सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, वो अमेलगमेट नहीं हो सकती, जुड़ नहीं सकती, उनका विलय नहीं हो सकता। दोनों में से एक को अगर आपको करना ही है विलय, तो कोई एक को आपको डिसॉल्व करना होगा, तो विलय कर सकते हैं आप। ठीक, बाकी कोई चर्चेज में चूँकि ऐसा ट्रस्ट एक साथ था ही नहीं, जुड़ा ही नहीं था चर्च से, उनका अपना ट्रस्ट अलग था, तो विलय का कोई प्रश्न नहीं होता। तो चैरिटी कमीशन के यहाँ जब केस चला 2005 में, इन्होंने केस दाखिल करा। किसने? जो ये कह रहे थे कि ये विलय सही नहीं है और हम इसे नहीं मानते, वो ग्रुप चला गया। चैरिटी कमीशन के यहाँ केस चला लगभग 3 साल, और वहाँ पे चैरिटी कमीशन ने जो डिसीजन दिया तो उसने कहा नहीं, ये विलय ठीक है, और फेवर आया किसका? जो दूसरे ग्रुप का था, जो सपोर्ट कर रहा था। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें इसमें, यहाँ CNI जो बोलते हैं हम, तो एक तो ये CNI है मेक बिग बैनर, चूँकि ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च ट्रस्ट जो ये है आपकी सोसाइटी, और बाद में वो ट्रस्ट में कन्वर्ट हुआ, ये गुजरात में ज़्यादा है। तो ये आया, जैसे हमारे यहाँ ये स्कूल है एंग्लिकन का है, तो पहले ये CIPBC का, इसमें हमारे जो सोसाइटी के चेयरमैन होते थे वो बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ CIPBC होते थे 1970 से पहले तक। तो ये स्कूल हमारा चूँकि लखनऊ डायसिस के अंतर्गत आता है, तो ये प्रॉपर्टीज़ की जो आपकी केयर टेकरशिप कह सकते हैं आप, वो हमारा जैसे लखनऊ डायसिसन ट्रस्ट एसोसिएशन है। तो ये लखनऊ डायसिस के अंतर्गत जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं किसी भी डिनोमिनेशन की, उसका केयर टेकर होता है। तो उसी तरह जो BPTA था, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एसोसिएशन, उसमें फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च को विलय कर दिया उन्होंने। ठीक, तो जब चैरिटी कमीशन ने कहा कि ये विलय ठीक है, तो ये विरोधी ग्रुप जो था ये आया 2008 में सिविल कोर्ट में। ठीक, और इस जजमेंट के अगेंस्ट उन्होंने अपील करी। सिविल कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, पूरी जांच के बाद उन्होंने कहा नहीं, ये जो ग्रुप है ये सही है, चैरिटी कमिश्नर का डिसीजन गलत है, उल्टा हो गया। सिविल सूट ने केस का डिसीजन कहा नहीं, ये जो है चूँकि ये दो ट्रस्ट एक हैं, दो ट्रस्ट एक में विलय नहीं हो सकते, तो इन्होंने प्रोसेस नहीं फॉलो करा। अब जब प्रोसेस नहीं फॉलो करा तो ये यूनियन सिर्फ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसमें क्या था, गुजरात डायसिस CNI, ये वो CNI आता है, गुजरात डायसिस CNI। जैसे हम डायसिस ऑफ लखनऊ CNI बोलते हैं, डायसिस ऑफ आगरा CNI बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार डायसिस ऑफ गुजरात CNI। तो ये मसला वहाँ चल रहा था, क्योंकि विलय कहाँ पे हुआ, वहाँ हुआ। ठीक है जी। तो सिविल जज साहब ने चैरिटी कमिश्नर के जजमेंट को 2008 में क्वॉश कर दिया, और उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ इस घटक का, क्योंकि फिर मैं कहूँगा बाकी 5 से कोई मतलब नहीं है, और इस पूरे जजमेंट में जो ये 2013 का हवाला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, आप कहीं उठाओ, बाकी 5 डिनोमिनेशन जो हैं CNI के, उनका जिक्र तक नहीं है। ठीक, तब जो ये पार्टी जो हारी, यानी कि जो कह रहे थे विलय ठीक है, वो
2009 में वो हाई कोर्ट आए। अब वो सिविल जज साहब के जजमेंट के अगेंस्ट आए, जैसे ये चैरिटी कमिश्नर के जजमेंट के अगेंस्ट आए, तब ये आए कि साहब ये सिविल जज साहब ने जजमेंट गलत किया है, इन्होंने चैरिटी कमिश्नर के जजमेंट को क्वॉश करा, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके जजमेंट को क्वॉश किया जाए क्योंकि ये विलय सही है। तो ये 2009 में हाई कोर्ट आए, ठीक, चला जजमेंट, टाइम रहा, और हाई कोर्ट ने कहा नहीं, सिविल जज साहब का जजमेंट जो है वो ठीक है और चैरिटी कमिश्नर साहब का जजमेंट गलत है, यानी उन्होंने अपहोल्ड रखा सिविल जज साहब के जजमेंट को। यानी कि यहाँ पे फिर वो लोग हार गए जो कह रहे थे कि CNI का ये विलय फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च का सही है। अब 2013 में यही ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कौन सा, जो कह रहा था कि CNI का विलय, जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च का विलय गुजरात डायसीज CNI से और BPTA में है, वो सही है। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जो आए 2013 में जजमेंट आया, ये पहुंच गए तभी, यानी कि 2-3 साल, 8, 5, 9, 4, 13, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैंने आपको बोला नंबर है 8800/2013, इसको आप क्लिक करते हैं अगर फीड करके तो आपको ये पूरा जजमेंट सामने आएगा। देखिए कि 34 पेजेस तक ये जो मैंने आपको बताया, ये ऑब्जर्वेशन की जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन देने के बाद 4 लाइन, सिर्फ 4 लाइन लिखी और उसमें ये लिखा कि जो डबल बेंच का जजमेंट था कि वी ऑब्जर्व्ड, और फिर उनका यह है कि जो हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया, अपहोल्ड रखा सिविल जज साहब के उनको, वो सही है, ठीक है। यानी कि ये जो 2 ट्रस्ट का विलय गलत है। सो सिर्फ इतना लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहीं नहीं लिखा, आप चाहिएगा तो अभी देख लीजिएगा, कहीं नहीं लिखा कि बाकी पूरा जो पूरा CNI इलीगल है, और कहीं उन्होंने इस पूरे जजमेंट में ना केवल चैरिटी कमिश्नर ने, ना केवल सिविल जज साहब ने, ना केवल हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी 6 डिनोमिनेशन का जिक्र तक नहीं करा। बस इतना था कि ये यूनियन हुई इनकी, लेकिन आउट ऑफ 6 ओनली 1 कंपोनेंट, और वो ये था फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च का। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को भी ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं नहीं लिखा कि CNI का यूनियन फॉर्मेशन इलीगल है, ठीक है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दे के पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में हल्ला हो गया, चिल्ली पुकार हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने CNI को इलीगल घोषित कर दिया, CNI समाप्त हो गया। अब आप सब लोग समझदार लोग हैं, आप भी समझें, अगर CNI समाप्त हो गया होता तो क्या ये जो 5 डिनोमिनेशंस के लोग बचे थे, ये तो वो बैठते यहाँ, मैं तो यहाँ ना बैठता, ना यहाँ पे CNI के बिशप्स बैठते, सब उनके बिशप्स आते। आज तक हुआ आपने कहीं देखा? आप तो जाते रहते हैं, किस चर्च में आप बताइए कि हाँ बैप्टिस्ट मिशन का बैठ गया, डिसाइपल का बैठ गया, सब जगह CNI के ही बिशप्स हैं, सब जगह। हाँ, गलती कहाँ पे हुई? हाँ, चलो इससे पहले बता दूँ कि मेरा जो ये जजमेंट आया, इसका जो है, इसका आपको नंबर बता दूँ, मिसलेनियस है ये 406/2015। इसको भी आप जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे ही आप 406/2015 करेंगे, आपको क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉनिगी सोसाइटी के केस का जजमेंट आ जाएगा, ठीक है। ऑनरेबल राजन रॉय साहब जज थे, उनका जजमेंट है ये। उस जजमेंट में भी जो केस चला हुआ हमारी सोसाइटी का, तो उसमें भी 2013 वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दे के ये कहा गया कि साहब अब CNI ख़त्म हो गया है, लिहाजा ये अब जहाँ जो CNI वाले बैठे हैं वो कब्ज़ा किए बैठे हुए हैं और हम हैं असली मालिक, ठीक है। इसके ऊपर जो जब जजमेंट आया तो आप पढ़ेंगे, उसमें उसने साफ जज साहब ने लिखा है कि ये जो आप सुप्रीम कोर्ट 13 का जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, इसमें सिर्फ फर्स्ट
डिस्ट्रिक्ट ब्रदरन चर्च की बात कही गई है, और उसमें भी ये कहा गया है कि प्रोसीजर इज़ नॉट फॉलोड। अब प्रोसीजर क्या था कि 2 ट्रस्ट में से एक को आपको डिसॉल्व करना था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द फर्स्ट ब्रदरन चर्च, द यूनियन ऑफ फर्स्ट ब्रदरन चर्च टू CNI। बिल्कुल क्लियर है मेरे हिसाब से, आप भी लेमैन है, आपको क्लियर हो गया होगा। और तो ये जजमेंट इसको सपोर्ट करता। गलती कहाँ पे हुई? ऐसे ये जो लोग आ गए कि नहीं साहब CNI ने कब्जा किया, हम मालिक हैं, ये हमारा है, ये कैसे आया? गलती हमारे बड़ों से हो गई 1970 में। जैसे ही 1970 में बना, उससे पहले तक तो ये सारे डिनोमिनेशंस अलग अलग थे, इनके अधिकारी अलग अलग थे, इनके बिशप्स अलग थे, इनके मॉडरेटर या जो भी इनका स्ट्रक्चर होता होगा सब अलग था। तो जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं अभी भी पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, जैसे ये एंग्लिकन्स का है, ऑल सेंट्स है, शेरवुड्स है, इलाहाबाद में है बॉयज़ हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, सेंट जॉर्जेस आपका आगरा में है। ये सारे स्कूलों में आप हम लोग के बायलॉज देखें जो हम लोग की सोसाइटी के हैं, तो उसमें आज भी लिखा है कि चेयरमैन कौन होगा? बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ, CIPBC, चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा एंड सिलोन। क्योंकि पाकिस्तान और ये सब अलग हट गया है, अब उसको हम चर्च ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो वो आज भी जब आप ज़मीन खरीदते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जब आप ज़मीन खरीदते हैं आपने रजिस्ट्री करा ली, लेकिन अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो कल को चूँकि जो खसरा खतौनी होती है ज़मीन की, उसमें मालिक का नाम रहता है। मान लीजिए मैंने आपसे ज़मीन खरीदी, तो उस ज़मीन पे आपने रजिस्ट्री मुझे कर दी, लेकिन जो खसरा खतौनी है उसमें आपका नाम दर्ज है। मुझे क्या करना चाहिए एज़ पर रूल कि जैसे ही रजिस्ट्री हुई तुरंत हम दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दें। वरना क्या होगा, मान लीजिए मैंने नहीं करा, 1 साल के बाद आप आए कि साहब ये तो मेरी ज़मीन है, कब्जा की है, हम रजिस्ट्री दिखाएंगे। हम जब रजिस्ट्री दिखाएंगे तो आप ये कहेंगे कि सर ये आप रजिस्ट्री फर्जी है, क्योंकि ये है खसरा खतौनी, इसमें इनका नाम कहाँ है, इसमें किसका नाम है? मेरा नाम है, यानी आपका नाम है। तो गलती ये हो गई ना मुझसे कि जब मैंने खरीदी मैं मालिक बन गया, लेकिन मैंने दाखिल खारिज नहीं कराया। सेम थिंग हैपेंड इन 1970 में भी। आप आज से जितने 50 साल 60 साल 100 साल पीछे जाएं तो ईमानदारी बहुत थी, बेईमानी बहुत कम थी, ठीक है, सेल्फिशनेस बहुत कम थी, स्वार्थी लोग नहीं होते थे किसी भी समाज के। और अब आप जितना उधर से इधर आते जाएंगे बेईमानी बढ़ती गई, ईमानदारी कम होती गई। आज भी वही आप देख सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि हमारे जो सीनियर्स थे उनको इतना आइडिया ही ना हो कि कोई ऐसे सेल्फिश लोग भी आ जाएंगे, तो दाखिल खारिज की ज़रूरत ही नहीं है भाई, अब हो गया, विलय हो गया, नाउ अब अथॉरिटी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया हो गई। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा अलग अलग डिनोमिनेशंस के लोगों ने कहा। UCNI में आप देखो जो ज़मीन बिक रही है, वो कह रहे हैं साहब UCNI ये फर्जी है, CNI का है ही नहीं, हम हैं इसके असली सक्सेसर, जबकि इसका अभी सक्सेशन का केस दिल्ली में चल रहा है। तो ये भारी भारी गलती होने से आप देखो क्राइस्ट चर्च में हर जगह सबने दावा कर दिया कि साहब ये तो साहब हमारा डिनोमिनेशन का कॉलेज है, हॉस्पिटल है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ, जबकि कब्ज़ा नहीं करा, ये सब यूनियन के तहत हुआ। गलती क्या हो गई कि हमने इसमें म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं कराया। तो एक बार मैं फिर से आप सब लोगों को, अपनी कलीसिया को बताना चाहता हूँ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की, कि बिल्कुल खामोश ना रहें। जब भी कोई आपसे कहे CNI इलीगल है, तुरंत आपके पास मोबाइल है, ये सुप्रीम कोर्ट का इस नंबर है, इसको जो है आप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8800/2013। आप जैसे ही क्लिक करेंगे उससे अब पूछिए कि बताओ इसमें कहाँ लिखा है कि इलीगल। कोई लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ, ये सिद्धांतिक लड़ाई है, कोई पर्सनल दुश्मन कोई किसी का नहीं है। और उसके सपोर्ट में आप दे सकते हैं कि एक जजमेंट और आप उसका डाउनलोड करके उनको दिखा दीजिए। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ, साक्ष्य है ये, मैं नहीं कह रहा हूँ कि CNI का फॉर्मेशन जो लोग बोल रहे हैं कि इलीगल है वो गलत है।
राकेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक खबर आ रही है जो राजस्थान के बिशप थे दरबारा सिंह, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया, तो उन्हें स्टे नहीं मिला। तो मॉडरेटर पीसी सिंह के लोग मिठाइयाँ वगैरह बांट रहे हैं, काफ़ी खुशियाँ मना रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें हार मिली है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सीएनआई का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि 2017 से जब से पीसी सिंह मॉडरेटर बने और इनके जितने भी इनके साथ इनके जैसे बिशप्स जो हैं हर जगह, जैसे हमारे यहाँ पीटर बलदेव हैं, तो इन्होंने जब एक्सकम्युनिकेट करा हमें, तो मैं कोर्ट गया और सिविल कोर्ट में मैंने अपना पक्ष रखा। क्योंकि जैसे ही पीटर बलदेव ने मुझे एक्सकम्युनिकेट किया तो हमारी पास्टरेट कमेटी एपिफेनी चर्च की उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने साफ कह दिया कि पीटर बलदेव को या किसी भी बिशप को, किसी भी चर्च मेंबर को एक्सकम्युनिकेट करने का अधिकार नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ग्रीन बुक है, लेटेस्ट 2017 में लिखा है, एज अमेंडेड अप टू 3 अक्टूबर 2017। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही पूरा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया चलता है। मॉडरेटर इलेक्ट होते हैं, बनते हैं, बिशप बनते हैं। जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो इसके तहत होता है, जो प्रमोशंस होते हैं वो भी इसी के तहत होते हैं। इस किताब में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि किसी भी डायसीज का बिशप या मॉडरेटर किसी को डायरेक्टली एक्सकम्युनिकेट कर सकता है। कौन करेगा? एक्सकम्युनिकेट कहाँ से किया? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब चर्च से करा। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे मैंने कहा, एक बैनर है जिसके तहत पूरे उत्तर भारत के चर्चेज आते हैं, जिसमें उनकी अपनी अपनी कलीसियाएँ होती हैं। जैसे हमारे यहाँ एपिफेनी चर्च की अपनी कलीसिया है, सेंट पीटर चर्च की अपनी कलीसिया है। तो ये चर्च अगर किसी मेंबर को हटाना होगा तो ये चर्च हटाएगा, ना कि पीटर बलदेव जैसे बिशप हटाएंगे। तो जैसे ही हमारी जो एक्सकम्युनिकेशन हुआ, हमारी पास्टरेट कमेटी ने इनके इस फैसले को ना मान के तुरंत एक इमरजेंट एजीएम कॉल करी। और एजीएम कॉल करने का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जो पूरा चर्च की कलीसिया इकट्ठा होती है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, साल में एक बार, और इन एमरजेंसी हम कॉल कर सकते हैं। तो इमरजेंट कॉल हुई, उन सब की प्रोसीडिंग्स हैं हमारे पास, उन सब उस मीटिंग में क्या हुआ, रेजोल्यूशंस किसने क्या क्या बोला, सब है। और उन्हीं दिनों पीटर बलदेव ने रेवरेंड फ्रैंक बख्श को ट्रांसफ़र कर दिया था एज पनिशमेंट पोस्टिंग, क्योंकि वो चर्च से असेसमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। और उन्होंने एक फ़र्ज़ी बिल भी बना के भेज दिया था कि आपके चर्च पे 21 लाख रुपए का अरियर्स है, जो कभी नहीं रहा, क्योंकि हमारा एपिफेनी चर्च रेगुलर है असेसमेंट देने में। क्योंकि हमारा चर्च जो है हमारी कलीसिया से चलता है, और हर कलीसिया में एक पास्टरेट कमेटी होती है जिसमें कलीसिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो पास्टरेट कमेटी ने उनके इस फर्जी बिल को नहीं माना। उसको जब नहीं माना और पीटर बलदेव ने फ्रैंक बख्श साहब के ऊपर दबाव बनाया कि तुम असेसमेंट दो, हमें नहीं देते हो, ये अरियर्स दो 21 लाख के, नहीं दोगे तो हम तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, हम तुम्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उन्होंने उनको ट्रांसफ़र भी कर दिया। तो 3 पॉइंट एजेंडा था कि हमारे एजीएम में रखा गया कि ये इतना ज़्यादा गैर कानूनी तरीके का जो इंटरफेरेंस है पीटर बलदेव का, वो नंबर 1 पॉइंट था। नंबर 2 पॉइंट था कि पादरी साहब का, अभी वो आए थे, वो तभी अभी भी उनको 3 साल ही हुए हैं, वो उनका ट्रांसफ़र। और तीसरा हमारा एक्सकम्युनिकेशन। उसी टाइम मतलब ये पूरी मीटिंग आधे घंटे में ही डिसीजन हो गया कि हाई हेडेड इंटरफेरेंस ऑफ पीटर बलदेव विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड एक्सेप्टेड हमारे चर्च में। नंबर 2, पादरी साहब का अगर ट्रांसफ़र रेगुलर वे में हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है, तो कलीसिया उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं होगी। अब रेगुलर ट्रांसफ़र क्या होता है? रेगुलर ट्रांसफ़र इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो स्टीफन साहब के आने से पहले से फॉलो होता था, यानी हर 5 साल में ट्रांसफ़र पास्टर का एक जगह से दूसरी जगह होता था। अनफॉर्चुनेटली अब आज की डेट तक
एक बड़े बड़े शहरों में आप जितने भी प्रीस्ट बैठे हैं, किसी को 20 साल से है, वहाँ कोई 25 साल से है। हमारे यहाँ पे भी सेंट पीटर्स में जो हैं वो 10 साल से ज़्यादा हो गए। इनको अभी सिर्फ 2 साल हुए थे तब, और आपने ट्रांसफ़र कर दिया। वजह थी कि असेसमेंट हमको एरियर्स दो 21 लाख का। तो इसको पनिशमेंट पोस्टिंग बोलेंगे ना। तो हमारे एनुअल जनरल बॉडी में ये रेजोल्यूशन ले लिया गया कि हम पनिशमेंट पोस्टिंग अगर इनकी होएगी तो हम पीटर बलदेव के फरमान को नहीं मानेंगे, और नहीं माना उसको। तीसरा, राकेश छत्री का जो एक्सकम्युनिकेशन है वो भी गलत है, क्योंकि चर्च से प्रोसीडिंग स्टार्ट होएगी। अगर राकेश छत्री कोई इनडिसिप्लिन ऐसा काम कर रहे हैं जिससे चर्च अफेक्ट हो रहा है, तो ये मैटर हमारे यहाँ कोर्ट होती हैं, पास्ट्रेट कोर्ट, डाइसेशन कोर्ट और सीनेट कोर्ट। तो ये मैटर उनका, जो कि इन्होंने अपने स्वार्थ में, पीसी सिंह ने ये तीनों कोर्ट को ख़त्म कर दिया। ठीक, इनकी मंशा ये थी कि इसमें आज भी ये कोर्ट मेंशन है, ये अमेंडेड वाले, बड़े हास्यप्रद बात है ये कि आप अभी भी अगर हटा दिया था तो अमेंडमेंट पे यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दिल में चोर था इनके, तो ये अभी रखे हुए हैं इसको। लेकिन लेटर्स सारे इशू हो गए कि ये कोर्ट्स ख़त्म हो गई। क्यों? ताकि जो बंदा इनके कहने के अनुसार ना चले, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे डायसिस का कोई भी एम्प्लॉय हो, अगर इनके मन मुताबिक नहीं चल रहा है तो हम तुरंत उन्हें एक्सकम्युनिकेट कर देंगे, हम तुरंत उनको टर्मिनेट कर देंगे। अब ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हमें सीनेट से, हमें डायसिस से, हमें बिशप से, हमें मॉडरेटर से कोई प्रॉब्लम है, तो पहले हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोर्ट्स दी गई हैं उसमें जाना। हम डायरेक्ट सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो इसमें अभी भी लिखा हुआ है। ठीक, अब जब आपने ये कोर्ट ख़त्म कर दी, तो अब अगर हम जा रहे हैं तो आप बोल रहे, जैसे अभी हम दिल्ली गए तो आप ये बोल रहे हो कि ये जो सूट है राकेश छत्री का, ये मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं आ सकते। ठीक है, तो छत्री कहाँ जाएं, या छत्री जैसे जितने लोग हैं कहाँ जाएंगे? आप इस कोर्ट में हम जाते हैं, आपने कह दिया है तो ख़त्म हो गई। यानी कि आप हमें लात मारो, हम कहीं ना जा पाएँ, और या तो आपके पैरों में आके गिरे, और या फिर हम डायसिस छोड़ के कहीं और अपना इंतज़ाम करें। ये चालाकी पीसी सिंह और इस सीनेट ने जो पूरी है आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसके सरगना है सुरेश जैकब और अनफॉर्चुनेटली पिंटू तिवारी जैसे लोग जो इनके सलाहकार हैं, ये उन लोगों की गंदी षड्यंत्र, इनका गंदा षड्यंत्र है। तो अब दरबारा सिंह साहब का बताऊं आपको कि ये इनकी आदत है। जब मैं यहाँ पे सिविल कोर्ट गया इनके एक्स कम्युनिकेशन को, तो मेरी गलती यहाँ पे एक हो गई कि मैंने ये मेंशन कर दिया इन राइटिंग वहाँ की, और रेजोल्यूशन लगा दिया अपनी एपिफेनी चर्च की एजीएम का कि साहब देखिए ये इसको एजीएम ने रिजेक्ट कर दिया, चर्च ने इनके डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया, और हमारी प्रेयर गलत हो गई। हमारी प्रेयर होनी थी कि इनके इस जो डिसीजन है उसको क्वॉश करे कोर्ट। हमने कहा हमें स्टे दे दो, तो कोर्ट ने, उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये लिखा कि भाई इनके लेटर से आपकी चर्च मेंबरशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके चर्च ने आपको नहीं निकाला। बिल्कुल सही बात थी, नहीं निकाला, हम ही लिख के दे रहे हैं और नहीं निकाला, लिहाजा स्टे की अर्जेंसी नहीं दिख रही है। अगर आपका चर्च कह देता आप चर्च नहीं आएंगे, बिल्कुल चाहिए लेटर है, लेके खड़े हो जाते पादी साहब, पास्टेट कमेटी, कि हम आपको, आई एम सॉरी छत्री साहब, ये देखिए ये लेटर है, हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते क्योंकि बिशप ने आपको एक्सकम्युनिकेट किया। अगर ऐसा होता, यानी कि इमरजेंसी है साहब, हम प्रार्थना करेंगे, हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको कैसे रोक सकते हैं? तो उन्होंने स्टे नहीं दिया। तो पिंटू तिवारी जैसे इनके जो सलाहकार हैं पीटर बलदेव और पीसी सिंह के, उन्होंने हल्ला मचा दिया सब जगह, ये तो केस हार गए। भाई स्टे नहीं मिला, केस ख़त्म हुआ, अभी भी चल रहा, मैं आपको नंबर दूं, आप उसका स्टेटस पता कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार अब जैसे मूर्खों की टोली है ये पूरी, अब मूर्खों की अकल तो है नहीं, वकील हैं लेकिन दिमाग नहीं है, ख़ास तौर से जो पिंटू तिवारी हैं। इनका मेन मकसद क्या है कि कैसे तैसे कोर्ट केस खिंचता रहे। ये बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कि पीसी सिंह के फेवर में कोई केस हो, पीटर बलदेव के फेवर में कोई केस हो। मैं फिर पीटर बलदेव से पूछना चाहता हूँ, ज़रा ये बता दें
कि जितने कोर्ट केसेस पिंटू तिवारी देख रहे हैं और पीसी सिंह बताएं कि कितनों का निवारण हो गया जिसमें सीएनआई जीत गई, ये बताइए। आज की डेट में जितनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस हैं वो अभी भी कब्जे में हैं, कितनी वापस डायसिस ऑफ लखनऊ के एलडीटीए में आ गई, या जो भी डिनोमिनेशन का ट्रस्ट है उसमें आपके द्वारा पिंटू तिवारी जो केस लड़ रहे हैं जिसमें लाखों में वो फीस ले रहे हैं उसके द्वारा वापस आई। तो इनका ये जो कहते नहीं मूर्खों की टोली में यही होगा, हम स्टे नहीं मिला तो हम जीत गए। स्टे न मिलना एक पूरे केस का एक पॉइंट है, इट इज़ नॉट द फाइनल डिसीजन कि कोर्ट ने कह दिया दरबारा सिंह साहब आप हार गए, ऐसा नहीं, जब तक कोर्ट नहीं बोलेगी। जैसे मैंने पहले बताया सीएनआई ने नहीं कहा इलीगल, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं वैसे ही पिंटू तिवारी हैं। तो ये इनकी बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। केस अभी भी चल रहा है, अब जजमेंट आता है तब हम उन लोग उसमें देखेंगे, स्टडी करेंगे कि किस ग्राउंड के ऊपर ये उन्होंने उनको स्टे नहीं दिया। और बड़ा स्वाभाविक है कि इसके बाद हम हायर कोर्ट में जाएंगे कि भाई इस जजमेंट के अगेंस्ट, तो उसके लिए जब तक हम जजमेंट ना देख लें। अब केस लिंगर ऑन कैसे हो, पिंटू तिवारी आपको जान के बहुत अचरज होगा, बड़े दुख की बात है ये कि अभी दिल्ली में जो हमने केस करा, यहाँ लखनऊ में हमारे जो सोसाइटी के केस चल रहे हैं इसमें ये सुप्रीम कोर्ट से लॉयर लेके आते हैं, कभी इलाहाबाद से लेके आते हैं, सब सीनियर लॉयर्स लाते हैं। अब आप सीनियर लॉयर की फ़ीस आप लोग भी जानते हैं कि दिल्ली में ख़ास तौर से 5 लाख से कम पर हियरिंग का एक सीनियर अच्छा, और जितना अच्छा होता जाएगा वो दाम बढ़ते जाएंगे। इनकी फ़ीस आप देखेंगे तो वो और है, क्यों? क्योंकि ये ज्ञानी लोग हैं और इनकी जब खड़ाई होना आप 90% जीत जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम जैसे दिल्ली में ये 5-6 वकील लेके पहुँचे, उनमें सीनियर लॉयर भी है, तो एक बार में एक पेशी में किसी भी हालत में 10-15 लाख से कम खर्चा फीस ही फीस, बाकी आप आना जाना रहना सब, क्योंकि इन सबों के दिमाग में जो है ना, ये छोटे घरों में नहीं रह पाते हैं, सब 5 स्टार में रहते हैं। तो पिंटू तिवारी भी जो है 5 स्टार में ही रहते हैं, जाके सीधे साधे घर में नहीं रह पाते, वो भी चर्च के कॉस्ट पे, कलीसिया के पैसे की कॉस्ट पे। कितने शर्म की और दुख की बात है। तो आप खुद भी देख सकते हैं, पूरी कलीसिया देख सकती है कि किस तरीके से पिंटू तिवारी ने डायसिस को, पूरे सीएनआई को पीसी सिंह के ज़रिए और पीटर बलदेव के द्वारा पूरी लखनऊ डायसिस को कैसे कोर्ट केसेस में उलझा के और पैसे की लाखों में उगाही की है और अभी भी कर रहा है। इसका मंशा, क्योंकि ये चर्चमैन तो है नहीं, इसको चर्च से कोई मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूशन अगर तबाह हो जाए, चर्चेस बंद हो जाएं, इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क पड़ेगा तो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, पूरी सीएनआई की कलीसिया पे। इसके लिए पीटर बलदेव चूँकि दमी नहीं है उनमें, और पीसी सिंह की कौन सी कमज़ोरी पिंटू तिवारी के पास है ये तो वो जानते हैं और ईश्वर जानता है। कि सब कुछ देखते हुए मैं आपको अपना वीडियो पे दिखा सकता हूँ कि मैंने जब से पीटर बलदेव के साथ पिंटू तिवारी जुड़े हैं, जो गलतियाँ, रिकॉर्डिंग पीटर बलदेव की पैसे मांगने की, पिंटू तिवारी की पैसे मांगने की प्रिंसिपल से और लोगों से, वो सब मैंने लगातार पीसी सिंह को भेजी है। ये रिकॉर्ड है उसका, और आने वाले दिनों में इसको मैं कोर्ट में दिखाऊंगा कि ये डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट भी पूछ सकती है ना कि भाई क्या आप अपनी हायर अथॉरिटी के पास गए। तो ये है उसका एविडेंस कि मैं गया पर्सनली। तो इन्होंने मिलना मना ही कर दिया था कि पिंटू तिवारी को ये मालूम था कि अगर राकेश छत्री पीसी सिंह से मिल लिए तो पिंटू तिवारी बाहर हो जाएंगे। इसीलिए पिंटू तिवारी, और आप किसी से भी पूछ लें, जितने भी प्रिंसिपल अभी पिंटू तिवारी के चरणों में हैं, उनसे भी पूछिए, उन्होंने बहुत कोशिश करी। शुरू में वो पिंटू तिवारी के फेवर में नहीं थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी पीसी सिंह से मिलने की। पीसी सिंह ने टाइम दिया और पिंटू तिवारी ने वो टाइम कैंसिल कराया। ये आप कभी क्रिसमस पे विज़िट करिए इलाहाबाद, वहाँ के प्रिंसिपल से पूछिए, वो बताएंगे किस तरीके से बुलाया, बैठे रहे 2 घंटे सीएनआई भवन में और पीसी सिंह नहीं मिला उनसे, पिंटू तिवारी की वजह से। तो इनका काम ही यही है कि केस को उलझाओ, बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स खड़े करो। आप जानते हो मिनिमम एक पेशी का 5 लाख से 10 लाख 12 लाख के बीच में है, डिपेंड करता है किस कद के वकील को आप लाते हो। अब इस केस में भी ये उलझा रहे हैं कि
ऐसे नहीं तो हम वैसे 1 साल और बढ़ा लें। कैसे? मुकदमेबाजी में, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट कचहरी में समय लगता है। आपको बताऊं मैं कि जो बिशप पटोले क्या WS इन्होंने दाखिल करा था, अपना ऑब्जेक्शन इन्होंने दाखिल करा, इसमें है, मैं आपको दे दूंगा, और उसका भी केस नंबर है, अगर आप देखेंगे नेट पे तो वो मिल जाएगा। अब इस ग्रीन बुक में ये थोड़ा सा इसको आप फोकस कर लीजिए, इसमें लिखा है सेक्शन 12 इलेक्शन ऑफ बिशप्स। ठीक, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि बिशप जो है वो इलेक्टेड पोस्ट होती है, अपॉइंटेड नहीं होती। अब थोड़ा सा आपको ध्यान दें, इलेक्टेड बड़ा वैसे ही दिखाया जाता है कि इसमें इलेक्शन होता है, और इसमें प्रोसेस क्या है पूरा दिया हुआ है कि 20 वोट होते हैं टोटल, सीनेट 10 और डाइसिशन 10। किसी भी डाइसिस का इलेक्शन होना है, लखनऊ डाइसिस का तो डाइसिशन काउंसिल में हमारे यहाँ एक सब कमेटी होती है, डाइसिशन 10 हर काउंसिल में होती है इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो 10 वोट डाइसिशन काउंसिल की और 10 सीनेट जो है वो 27 डाइसिस में से किसी में भी वो चुन लेती है 10 लोगों को। 51% जिसको मिल गए, यानी कि 11 वोट जिसको मिल गए, वो बिशप बन गया। ठीक, जब ये बिल्कुल क्लियरली लिखा है तो आप अपने WS में क्यों लिख रहे हो, वहाँ पे अपने ऑब्जेक्शन में आप क्यों लिख रहे हो कि अपॉइंटेड पोस्ट है? ठीक है, यानी कि ये क्यों कह रहे हैं कि अपॉइंटेड पोस्ट है, यानी कि जो अपॉइंट करेगा वो हटा सकता। तर्क पिंटू तिवारी जैसे मूर्ख आदमी ने ये दिया, इससे उलझे। क्या उनको नहीं मालूम है कि हम ये कोर्ट में हमारा वकील साहब दिखाएंगे कि साहब ये अपॉइंटेड कहाँ है, ये तो इलेक्टेड पोस्ट है। लेकिन समय को बर्बाद करना है मकसद जो पिंटू तिवारी का यही है। मैंने फिर बोल रहा हूँ पीटर बलदेव से कि जरा सा कितने केसेस बताओ, प्रॉपर्टी वापस आ गई। जय नारायण इंटर कॉलेज 50 साल से वहाँ रिसीवर बैठा है। बिशप मॉरिस दान के टाइम में हम लोगों ने मिल के लड़ के हटवाया था, जैसे ही ये पीटर बलदेव आया फिर से वो चला गया। तो ज़रा ऐसे कितने, कटिंग मेमोरियल है, वेस्लियन है, ये सारे चर्चेज जो हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन वापस डाइसिस में क्यों नहीं आए? पिंटू तिवारी अगर इतने बड़े 30 मार्का और इतने बड़े वकील हैं और इतनी टीम लेके चलते हैं वकीलों की, क्यों नहीं? क्योंकि इनका मकसद केस जीतना नहीं है। केस जीत गए तो दुकान बंद हो जाएगी। तो उन्होंने क्या लिखा, 2 अपने उसमें लिखी हैं। एक तो ये कि साहब इनको ये अपॉइंटेड पोस्ट है। दूसरा एक बड़ा अजीब सा ताजुब वाली बात है, ये लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, इस पूरी इसमें अमेंडेड जैसे ने बोला 17 तक। और एक चीज़ आपको और बता दें कि मान लीजिए इनका कोई भरोसा नहीं है पीसी सिंह और ये सुरेश जैकब और ये पूरी सीनेट का, कि ये अपने आप बैठ के भी अमेंडमेंट कर सकते हैं और इसमें नहीं डालें। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ताजुब नहीं, क्योंकि जब गलत करना ही है इन्हें तो ये कुछ भी गलत कर देंगे। पिंटू तिवारी जैसे लोगों की सलाह पे कोर्ट में जाएगा, फिर हम उसको प्रूफ करें, करते करते समय बीतता जाए तो वो ऐसे नहीं तो वैसे ले लें। तो इसमें कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस नहीं है, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि हमने अपॉइंट करा, हमने हटा दिया। ठीक, तो यही चीज़ इन्होंने दरबारा सिंह साहब के यहाँ करी कि जाहिर सी बात है अब हम लोग जब ये लेके कूदेंगे फिर समय आएगा। तो मेन मकसद पीसी सिंह का है कि कैसे अच्छा होता कि इनकी टीम अच्छा काम करती ना। जब आपके पास अथॉरिटी है और जितना पैसा करोड़ों रुपए आपने पिंटू तिवारी के द्वारा आपने कोर्ट केसेस में करा, तो मैं क्यों जाता कोर्ट और लोग क्यों जाते? आज पूरे उत्तर भारत में कितने कोर्ट केसेस हो गए, तो आपने सभी का तो पैसे का नुकसान करा, तो बचा सकते थे। इतने सोशल एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स है, SBSS है, हेल्थ वाला है, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम समाज के उन लोगों को जो आज की दौर में ख़ास तौर से कोरोना मार से हैं, हम उनकी मदद कर सकते थे, ना कि इस पिंटू तिवारी को और इसके जैसे और साथियों को हम पैसा दे रहे हैं। तो पीसी सिंह को तो इतनी तो समझ होनी चाहिए। इससे पता पड़ता है कि पीसी सिंह के लिए भी ये पिंटू तिवारी और पीसी सिंह और पीटर बलदेव में कोई अंतर नहीं दिखता। हमारे पिंटू तिवारी के लिए फिर छूट है कि वो मसीही नहीं है, तो उसे चर्च के बारे में क्या मालूम, लेकिन ये दोनों तो मसीही हैं, इनको तो मालूम होना चाहिए। तो ये तीनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि इनको ये नहीं है कि चर्च सेटअप नहीं मालूम, पर ये अपना देख रहे हैं, इनके लिए चर्च सेकेंडरी हो गया।
तो मेरी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं, ये महामूर्ख टोली है और ये समझ रहे हैं कि हम जीत गए। क्यों? क्योंकि जैसा पिंटू तिवारी बताएगा पीसी सिंह को, जैसा बताएगा पीटर बलदेव को, वो अपने लोगों को बताएंगे। और लोग जो है, डमरू कौन बजा रहा है? पिंटू तिवारी। कमा कौन रहा? पिंटू तिवारी। फंसेगा कौन? पिंटू तिवारी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि पिंटू तिवारी के कहीं सिग्नेचर नहीं है। फंसेगा कौन? पीटर बलदेव। फंसेगा कौन? पीसी सिंह। फंसेगा कौन? वो सारे लोग जहाँ जहाँ से पैसा निकल के पिंटू तिवारी को दिया जा रहा। तो इसमें घबराने की को मैं दरबारा सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। पूरी कलीसिया, पूरी CNI की कलीसिया आपको जानती है, बिशप पटोले को जानती है और पीसी सिंह को भी जानती है और पीटर बलदेव को और पिंटू तिवारी जैसे लोगों को भी। तो ज़रा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मूर्खों को थोड़ी देर खुश होने लीजिए। अच्छा, ये आपके ज़रिए इनको थोड़ी खुशी मिल रही है, झूठी ही सही, अगर इसमें इनका दिल खुश हो रहा हो। लेकिन ये याद जान रखिए, बिल्कुल खुदा आपके साथ है, खुदा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के साथ है। किसी भी हाल में इस टाइप के लोगों की विजय नहीं होगी। आपने भी चर्चा की कि मतलब आप कोर्ट क्यों गए, तो हाँ, तो हम पूछना चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे हमारे दर्शक भी कि आपका जो कोर्ट केस था उसमें मतलब क्या प्रगति हुई? जो दिल्ली वाला? जी जी बिल्कुल, जिसके बारे में अभी पिछले इंटरव्यू में हमने चर्चा की थी। अभी हमारी 5 तारीख डेट लगी है और जैसा मैंने कहा, प्रेयर हमारी है कि इनके पास, जैसे मैंने पहले बोला, वहाँ पे भी हर जगह मेंटेनेबल नहीं है। 7-11 सेक्शन जो होता है वो है मेंटेनेबिलिटी का। तो यहाँ पे भी इन्होंने वही रोना आ पाया। अरे भाई, अगर दम है तो मेरिट पे आओ ना। बोलो कि पीसी सिंह का ये जो हमने सीनेट ने एक्सटेंशन करा, ये सही है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तुम ये नहीं बोल रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो? कोर्ट में कि केस मेंटेनेबल ही नहीं है। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि तुम चाहते ही नहीं हो कि डिसीजन हो, क्योंकि तुम डरते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि पीसी सिंह का ये एक्सटेंशन गलत है, तभी तो कर रहे हो। तो उसकी हमें चिंता नहीं है, छोड़ना हमें इनको है नहीं। चाहे दिल्ली में अगर हम 2 में से किसी एक को जीतना है, ये जीतते हैं तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, मैं हारता हूँ तो ये जाएंगे, चूँकि इन्हें टाइम किल करना। अब कोशिश हमारी ये होगी कि हम जो हमारा प्लान बी है, हम उसके तहत जाके आगे कदम बढ़ाएं। और प्लान बी बताना अभी संभव नहीं है, वरना पीसी सिंह अलर्ट हो जाएंगे, पीटर बलदेव अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखें, पीसी सिंह और पीटर बलदेव, कि जो अब हम लोग करने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम अकेले नहीं, पूरी CNI की कलीसिया जिसके दिल में दर्द है, जो मानता है CNI मेरा है। अभी जो मैंने आपको बताया कि CNI 2013 के जो डिसीजन से जो लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, आप बताइए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ पीसी सिंह से और पीटर बलदेव से, या आप ये पोस्ट होल्ड करे हो, ये किसकी ड्यूटी है बताना, कि लोग गुमराह ना हो। पीसी सिंह तुम्हारी है, पीटर बलदेव तुम्हारी है। क्या करना चाहिए था? ये आज से थोड़ा ना हो रहा, 2013 से लोग बोल रहे हैं, ये एकदम से कोई नहीं खड़ा हो गया। 2013 से बोल रहे हैं कि CNI अवैध है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका खंडन करना किसी ने नहीं करा, किसी ने गाइड नहीं करा। यहाँ पे पिंटू तिवारी कहाँ चले गए, सलाह कहाँ चले गए? चलो 13 में हुआ, 15 में पिंटू तिवारी डाइसिस में आ गए थे, पीटर बलदेव पे 16 से उन्होंने क्यों नहीं सलाह दी? अगर असली वो CNI के, वो बहुत बोलते हैं CNI हमारा है, CNI को कौन क्या कर सकता है, तो मूर्ख पिंटू तिवारी को इतनी अकल नहीं है कि वो ये सलाह देता कि बिशप साहब आप हर पास्टर को ये लिख के दे दीजिए जो मैंने अभी आपको बोला, जजमेंट दे दीजिए और उनको बोलिए अगर कोई बोलता है कलीसिया में, कलीसिया के बाहर, तो ये दिखाएं जो मैंने भी आपको बोला। पर जैसा मैंने कहा, इनको टाइम किल करना है। तो जो हमारा प्लान भी है उससे जो है हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत लंबा नहीं खींच पाएंगे। जी, प्लान बी तो आपके सामने आ ही जाएगा, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। लेकिन चलते चलते एक आखिरी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो के टेलीकास्ट होते ही बहुत से कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि छत्री साहब को जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम है, छत्री साहब जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को ठीक से पढ़े नहीं हैं, वो समझे नहीं, अगर पढ़ लिए हैं तो समझे नहीं हैं कि ये इलीगल जो है ये है और ये गलत बता रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट करना मांगता हूँ। जैसे आप जानते हैं विज्ञान में अगर आपने कोई चीज़ बोली, कितने बड़े साइंटिस्ट हों आप, नोबेल अवार्ड से भी आपको नवाजा जा चुका हो,
यदि आपने साइंस में कोई बात बोली और उसका आप प्रमाण नहीं दे पाए, प्रूव नहीं कर पाए, तो वो इनकम्प्लीट होती है। उसको और किसी सब्जेक्ट में कुछ नंबर मिल भी जाते हैं, एटलीस्ट आपने कुछ लिखा तो, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस में अगर आपने जो बात बोली उसको सिद्ध नहीं हुई तो वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। इनकम्प्लीट का मतलब वो रिजेक्ट हो जाती। ठीक उसी प्रकार इस 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया 8800 में, जो फाइल नंबर है इसका, केस नंबर है, उसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि कहीं पे भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एज होल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जिसको कि बहुत से लोग मेरे विरुद्ध बोलेंगे कि नहीं आता ही नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एज होल को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहीं पे भी इलीगल नहीं घोषित किया। अब आती है बात फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ब्रेदरन चर्च की, कि जहाँ पे मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि एज़ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 2 ट्रस्ट एक में विलय नहीं हो सकते। तो सिर्फ उस कंपोनेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने और सिविल कोर्ट ने एक ही बात कही, और हमारा जो जजमेंट क्राइस्ट चर्च मैकॉनगी सोसाइटी का, उसमें भी जज साहब ने एक ही बात बोली कि प्रोसीजर ठीक से नहीं फॉलो हुआ। फर्स्ट ब्रेदरन चर्च ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चर्च ऑफ ब्रेदरन का जो बीपीटीए में विलय हो गया, यानी कि ये इतना हिस्सा, ये यूनियन का बड़े 6 घटकों में एक छोटा यूनियन का हिस्सा जो है, और वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वो गुजरात डायसिस सीएनआई है। आई रिपीट, चूँकि वो प्रॉपर्टी जो है वो गुजरात डायसिस में आती है, तो गुजरात डायसिस सीएनआई, तो ये विलय जो है, चूँकि ये इसमें प्रोसीजर नहीं फॉलो करा गया, मतलब इनकम्प्लीट, जैसे मैंने कहा साइंस की तरह इनकम्प्लीट मीन्स रॉन्ग, इतना हिस्से को, और रॉन्ग मीन्स इलीगल आप कह सकते हो उसको। तो सिर्फ इस घटक को, तो मेरे उन भाइयों से जो बोलते हैं चीख चीख के कि पूरा सीएनआई इलीगल है, तो मैं आपको, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इलीगल ये इतना सा एक हिस्सा, अगर आप इसको इलीगल बोल रहे हो तो आप कह सकते हो उसको, लेकिन एज होल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इज नॉट इलीगल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि राकेश जी ने मॉडरेटर पीसी सिंह और बिशप पीटर बलदेव से सवाल किया है, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। और राकेश जी ने जैसे कि आपको बताया कि एक्स कम्युनिकेट करना कोई पर्सन विशेष के हाथ में नहीं है, उसको सिर्फ चर्च ही कर सकता है। और दूसरी बात, जो सीएनआई को इलीगल बताया जा रहा था, उसके बारे में भी काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया कि बहुत बड़ी बात सामने आई है। बस यहाँ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।